है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट की स्पेशल क्लास में आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी पेडागोजी की। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं और देखते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो लेट न करते हुए शुरू करते हैं फ्री प्रैक्टिस बैच की यह क्लास, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर लाइव। तो चलिए इस प्रकार के कई सारे प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में किया जाएगा। ठीक, आप लोग सुबह 10 बजे क्लास देख रहे हैं, शाम को 5 बजे भी क्लासेस देख रहे हैं, तो कैसी लग रही है आपको क्लासेस जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण में अधिगम प्रवेश से तात्पर्य है। अधिगम परिवेश से क्या तात्पर्य है बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल कक्षा कक्ष, बी ऑप्शन परीक्षा कक्ष, सी ऑप्शन भाषा सीखने का सामाजिक वातावरण और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक। चलिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जल्दी से बताइए कौन सा सही होने वाला है। तो बात करेंगे भाषा शिक्षण में अधिगम परिवेश से तात्पर्य। देखिए, कभी भी अधिगम परिवेश का तात्पर्य कक्षा कक्ष से नहीं होगा, ये आप जानते रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इकलौता सिर्फ कह रहा है कि कक्षा कक्ष, इसलिए गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा कक्ष, या भी नहीं होगा, परीक्षा कक्ष भी नहीं होने वाला है हमारा अधिगम परिवेश के लिए, ये आपको जानना चाहिए। और बात कर रहा है भाषा सीखने का सामाजिक वातावरण और पाठ्य पुस्तक, तो कभी भी पाठ्य पुस्तक नहीं होगा। जो हमारा अधिगम परिवेश से तात्पर्य होता है वह होता है भाषा सीखने का सामाजिक वातावरण। ठीक, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और आराम से आज की क्लास को कराएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि क्लास आराम से समझते हुए चलिए, क्योंकि अब आपके पास समय जो भी बचा है बहुत ही महत्वपूर्ण बचा है। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि समय फिर से नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा विकास में पूर्वभाषिक अवस्था किससे संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वभाषिक अवस्था किससे संबंधित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि वाक्य निर्माण से, या बड़बड़ाना और ध्वनियाँ, या लेखन अभ्यास, या शब्दार्थ ज्ञान। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया पूर्वभाषिक अवस्था, भाषिक अवस्था में शब्दार्थ ज्ञान नहीं आएगा, काट दीजिए, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि वाक्य निर्माण, ए ऑप्शन को भी काट दीजिए क्योंकि यह भी हमारा नेगेटिव होता है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि लेखन अभ्यास। यहाँ पर भाषिक अवस्था की बात करा तो यहाँ पर लेखन अवस्था कहाँ से आएगा, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर जो होगा वह होगा बड़बड़ाना और ध्वनियाँ। ठीक है, बड़बड़ाना और ध्वनियाँ जो होती हैं पूर्वभाषिक अवस्था से संबंधित होती हैं। ठीक, तो ये प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न एकदम नए पैटर्न पर आधारित हैं, मिस मत करिएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुझाव बाल केंद्रित भाषा शिक्षण को दर्शाता है। आप बताइए कौन सा सुझाव है जो बाल केंद्रित शिक्षण को दर्शाता है। ए ऑप्शन करा कि शिक्षक अधिक बोले। जहां पर भी आपको शिक्षक अधिक बोलने की बात की जाए वह हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहां पर बात करा है बाल केंद्रित की और बोलवा रहा है शिक्षक से ज्यादा, तो गलत है, काट दीजिए। ठीक, बी ऑप्शन करा कि नियम पहले बताए जाए। बिल्कुल नहीं, पहले नियम नहीं बताएंगे क्लास में, पहले उदाहरण आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। सी ऑप्शन करा कि बच्चों को अनुभव साझा करने दें, और डी ऑप्शन पाठ याद करवाया जाए। तो पाठ याद करवाने की बात नहीं होगा, यहाँ पर उत्तर जो होगा क्या होगा, बच्चों को अनुभव साझा करने दें। यही होता है हमारा बाल केंद्रित भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। आपको नोट करना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चलिए नोट कर लीजिए, प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में प्रेरणा का सबसे प्रभावी स्रोत क्या है। अब आपको बताना है कि प्रेरणा का सबसे प्रभावी स्रोत क्या है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि दंड का भय, बी ऑप्शन कह रहा है कि अंक प्राप्ति, सी ऑप्शन सफलता का अनुभव, और डी ऑप्शन गृह कार्य। चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए तुरंत कमेंट करिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें
प्रेरणा का सबसे प्रभावी स्रोत की, तो वह कभी भी दंड का भय नहीं होगा, काट दीजिए। ए ऑप्शन नेगेटिव है, क्योंकि बालक को दंड देने की बात कर रहा है, तो दंड किसी भी प्रकार का आप बालक को नहीं देंगे, चाहे मानसिक, शारीरिक, चाहे जैसे भी हो, ठीक है, नहीं देंगे आप, ये जानते रहिएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि अंक प्राप्ति, बिल्कुल नहीं, अंक प्राप्ति के लिए प्रेरणा महत्वपूर्ण नहीं होता, ये जानते रहिए, काट दीजिए। गृह कार्य नहीं होगा, उत्तर जो होगा क्या होगा इस प्रश्न का, सफलता का अनुभव, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि प्रेरणा का सबसे प्रभावी स्रोत अगर माना जाता है तो वह है सफलता का अनुभव। याद करिए, समझिए, चाहे जैसे भी करिए, लेकिन प्रश्न को एकदम से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि संवाद आधारित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, कमेंट करिए। शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ए ऑप्शन करें कि वक्ता की, बी ऑप्शन करें परीक्षक की, सी ऑप्शन करें कि मार्गदर्शक की, और डी ऑप्शन निर्णायक की। तो चलिए, हमने आपसे बताया था कि जहां पर भी शिक्षक की भूमिका पूछी जाए वहां पर 3-4 शब्द को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में क्या क्या बताइए। पहला शब्द होगा मार्गदर्शक की, दूसरा शब्द होगा सहायक की, तीसरा शब्द होगा सुविधादाता की, और चौथा शब्द होगा परामर्शदाता की। इतना जानते रहे, इन 4 शब्दों को देखिएगा, इसमें ही शिक्षक का कार्य होता है। तो यहाँ पर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर मार्गदर्शक दिया गया है, तो इसलिए हमारा डायरेक्ट उत्तर नोट करिए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, ट्रिक काम करती है। ट्रिक थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव शब्दों को नोट करते हुए चलिए, हर क्लास में नोट करवा रहे हैं आपको, इसमें भी नोट करते हुए चलिएगा, आपको लाभ मिलेगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए लाइक कर दीजिए, तब तक अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा कार्य सुनने और बोलने दोनों कौशलों को विकसित करता है। अब आपको बताना है कि वह कौन सा कार्य है जिसके द्वारा सुनना और बोलना दोनों विकसित होता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये ऑप्शन करें कि अनुच्छेद लेखन, क्या अनुच्छेद लेखन में यह कार्य हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा, काट दीजिए, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना, ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि मौन पठन, तो मौन पठन में तो बोलने का कौशल ही नहीं विकास होगा, तो आप बताइए, यह नेगेटिव है ना। डी ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि व्याकरण अभ्यास, व्याकरण अभ्यास की आप कहीं पर भी बात नहीं करेंगे। ठीक, हिंदी में व्याकरण अभ्यास की बात, व्याकरण की बात ही नहीं किया जाएगा, कोई ऑप्शन व्याकरण से रिलेटेड सही नहीं होगा अगर उत्तर पॉजिटिव में पूछा जाएगा तो। ठीक, और अगर गणित पेडागोजी को सॉल्व करें तो वहां पर कभी भी क्या नहीं पूछा जाएगा, सूत्र याद करने की बात किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा सूत्र की बात, ठीक है, ये जानते रहिएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना। देखिए, सबसे पहले आप कहानी सुनाएंगे तो बालक के अंदर जो है सुनने का कौशल विकसित हो जाएगा। जब बालक से आप प्रश्न पूछेंगे तो बालक उत्तर देगा, तो वहां पर बोलने का कौशल भी विकास हो जाएगा। तो यहाँ पर सुनने और बोलने का कौशल दोनों एक ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग विकास कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर नोट करिए, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में प्राकृतिक विधि का आधार क्या है। प्राकृतिक विधि का आधार पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुवाद, बी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा का निषेध, सी ऑप्शन प्राकृतिक परिस्थिति में भाषा प्रयोग, और डी ऑप्शन नियमों की सूची। चलिए तुरंत कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7, भाषा शिक्षण में प्राकृतिक विधि का आधार क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक विधि की आधार पूछी जा रही है तो कभी भी नियमों की सूची नहीं होगी प्राकृतिक विधि, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ना ही कभी अनुवाद होता है प्राकृतिक विधि का, ठीक है। मातृभाषा का निषेध जहां पर किया जाए वो तो ऑप्शन ही गलत होगा, क्योंकि हमें मातृभाषा को स्वीकार करना है, यहाँ पर नकारने की बात कर रहा है, निषेध की बात कर रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन करा कि प्राकृतिक परिस्थिति में भाषा प्रयोग, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना, भाषा शिक्षण में प्राकृतिक विधि का जो आधार होता है वह होता है प्राकृतिक परिस्थिति में भाषा प्रयोग का। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन को नोट करिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन के दौरान भाव ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं।
बताइए। आप लोग तो बहुत जल्दी-जल्दी उत्तर देते हैं ना, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि पठन के दौरान भाव ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ए ऑप्शन करा कि यांत्रिक पठन, यांत्रिक पठन कभी भी नहीं होगा क्योंकि यांत्रिक मतलब होता है बार-बार, बार-बार, ठीक है? तो गलत होगा, किसी भी कार्य को आप बार-बार नहीं करेंगे। बी ऑप्शन करा कि मौन पठन, मौन पठन के द्वारा क्या भाव ग्रहण किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, हमारा उत्तर जो होगा वह होगा क्या? भावनात्मक पठन। यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक? समझ में आ रही है कि नहीं क्लास? बताइए एक बार सब लोग कमेंट करिएगा, सब लोग। देखिए अब आपको क्लास डेली देखना पड़ेगा, सुबह देखिए, शाम देखिए क्योंकि प्रैक्टिस सेटों की संख्या में बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? और एक बात तो ख़ास है कि हिंदी की प्रैक्टिस सेट आपको अब डेली मिलने वाली है, ठीक? तो डेली जुड़िए, लाइव देखिए या बाद में देखिए लेकिन क्लास दूसरी स्टार्ट होने से पहले ही पहली क्लास देख लीजिएगा क्योंकि 5 बजे हमारी दूसरी क्लास हो रही है डेली अब आपके लिए। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन-सा लेखन का उद्देश्यात्मक रूप है? लेखन का उद्देश्यात्मक रूप पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि कहानी लेखन, बी ऑप्शन कविता लेखन, सी ऑप्शन आवेदन पत्र, डी ऑप्शन निबंध लेखन। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कौन-सा उत्तर हमारे प्रश्न का सही होने वाला है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 है, उत्तर जल्दी से बताइए। देखिए, लेखन का अगर उद्देश्यात्मक रूप पूछा जाए, कभी भी कहानी लेखन नहीं होगा, ना तो कविता लेखन होगा, ना तो निबंध लेखन होगा। जो उद्देश्यात्मक लेखन होता है, वह होता है आवेदन पत्र। ठीक? आवेदन पत्र को नोट करिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न संख्या 10 है और पूछा जा रहा है कि भाषा कक्षा में समूह कार्यकाल प्रमुख लाभ क्या है? जल्दी से बताइए समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि शोर बढ़ता है, समूह कार्य में शोर बढ़ता है, वैसे तो बढ़ता है क्लास में आपको भी पता होगा, लेकिन यहाँ पर हमें ये ऑप्शन को सही नहीं करना क्योंकि सीटेट कभी भी यह नहीं मानता कि समूह कार्य में हमारा शोर बढ़ेगा, ठीक है? इसलिए ए ऑप्शन नेगेटिव है, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का काम कम होता है, आपको कहीं पर भी शिक्षक को आराम या कम कर काम देने की बात को नकारना पड़ेगा, ठीक? तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि सहकारी अधिगम विकसित होता है और डी ऑप्शन अधिक समय लगता है। तो कभी भी कोई कार्य जब समूह में किया जाता है तो वहाँ पर अधिक समय नहीं लगता, इसलिए काट दीजिए क्योंकि सभी लोग मिलकर किसी भी कार्य को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। इसलिए डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर जो निकलेगा क्या होगा? सहकारी अधिगम विकसित होता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक निवेदन, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिए। और आपको भी सीटेट पेडागोजी से डर लगता है, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, चाहे सीडीपी हो, ईबीएस हो, किसी भी पेडागोजी से आपको डर लगता है तो बस हमारी 2-3 क्लासेस देखिए, आपका डर पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। ठीक? चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलिए, फीडबैक से प्रश्न आ गया, भाषा शिक्षण में प्रतिक्रिया का उद्देश्य है। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक का क्या उद्देश्य होता है? बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि गलतियां बताना, बी ऑप्शन कह रहा है कि अंक देना, सी ऑप्शन कह रहा है कि सुधार का मार्ग दिखाना और डी ऑप्शन तुलना करना। चलिए, फीडबैक का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, वो भी भाषा शिक्षण के अकॉर्डिंग। तुरंत कमेंट करिए, बता दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए, बताइए। देखिए, गलतियाँ बताना, फीडबैक का उद्देश्य कभी भी नहीं होता कि आप बालक की गलतियाँ बताएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है? और अंक सुधार बिल्कुल नहीं, अंक देना, अंक सुधार बिल्कुल नहीं, बालकों के बीच आपको तुलना भी नहीं करनी है। ये सब बातें हम बार-बार बताते हुए आ रहे हैं, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? ये सब नेगेटिव शब्द हैं, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा, अगर बात किया जाए फीडबैक का जो उद्देश्य होता है, वह होता है सुधार का मार्ग दिखाना। ठीक? बालक को सुधार का मार्ग दिखाना पड़ेगा आपको, वही होता है फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि पहले लिखना सिखाना चाहिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा नियमों से शुरू होती है, सी ऑप्शन मौखिक भाषा लिखित भाषा का आधार है और डी ऑप्शन पठन सबसे कठिन कौशल है। चलिए,
कमेंट करिए और बता दीजिए कि कौन सा उत्तर इसमें सबसे सही होने वाला है। प्रश्न संख्या है 12 और उत्तर आपको जल्दी से कमेंट करना है। चलिए बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, पहले लिखना सिखाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, पहले लिखना नहीं सिखाना चाहिए, बालक को पहले सुनना सिखाना चाहिए क्योंकि भाषा कौशलों के अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आता है, ठीक है? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा नियमों से शुरू होती है, बिल्कुल नहीं, भाषा क्या नियम से शुरू होगी बताइए आप? छोटे बच्चे हैं तब तो नियम वो सीखेंगे पहले, पहले भाषा सीखेंगे, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन करा कि मौखिक भाषा लिखित भाषा का आधार है और आखिरी ऑप्शन करा कि पठन सबसे कठिन कौशल है। तो कभी भी पठन जो है सबसे कठिन कौशलों के अंतर्गत नहीं आएगा। हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा? मौखिक भाषा लिखित भाषा का आधार है। ठीक? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलें आगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन का है कि छंद याद करवाना। आपको मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार से आपको एक शब्द को पकड़ना है कि याद करवाना, याद करना, स्मरण करना, ये अनुमान लगाना, ये सब जो ऑप्शन होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, इसे काट दीजिए तुरंत। ठीक। बी ऑप्शन करा कि भावबोध विकसित करना, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन करा कि कठिन शब्द सिखाना, तो बिल्कुल नहीं। प्रश्नोत्तर कराना, तो ये भी नेगेटिव शब्द है। तो हमारा जो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है क्या? भावबोध विकसित करना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी ऑप्शन को नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। ठीक? चलिए, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा, पढ़ते रहिए और उत्तर देते रहिए फटाक से। चलिए, बात करेंगे प्रश्न में, तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में सहपाठ्य गतिविधियों का महत्व क्या है? बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा उत्तर? सहपाठ्य गतिविधियों का महत्व आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम घटाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि मनोरंजन करना, सी ऑप्शन भाषा को जीवन से जोड़ना और डी ऑप्शन परीक्षा की तैयारी। देखिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने पर ही पता चल रहा होगा कि कौन सा हमारा उत्तर हो सकता है। ठीक? तो बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर होगा हमारा इस प्रश्न का? तुरंत कमेंट करिए, 5 सेकंड का समय लीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलिए, सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं, कमेंट करिए। चलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। भाषा शिक्षण में सहपाठ्य गतिविधियों का क्या महत्व है? बिल्कुल, देखिए, सहपाठ्य गतिविधियों के अंतर्गत कभी भी परीक्षा तैयारी की बात नहीं करेंगे आप, आपको पता होना चाहिए। ना ही मनोरंजन की बात करेंगे और ना ही पाठ्यक्रम घटाने की बात होता है। लेकिन बात करें अगर भाषा शिक्षण में सहपाठ्य गतिविधियों का महत्व का, तो वह होता है भाषा को जीवन से जोड़ना, यही हमारा महत्व होता है। ठीक? क्या होता है? भाषा को जीवन से जोड़ना, यानी कि यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। निम्न में से कौन-सा कथन त्रुटियों के बारे में सही है? देखिए, हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 15 प्रश्न जो होते हैं गद्यांश और पद्यांश के ऊपर होते हैं। वो तो गद्यांश, पद्यांश हम इसलिए सॉल्व नहीं करा रहे क्योंकि अंतिम समय में कुछ ट्रिक बताया जाएगा आपको, उसके द्वारा आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 15 प्रश्न आएगा प्राइमरी स्तर पर पेडागोजी का, हिंदी का, और 15 ही प्रश्न मिडिल में आएगा 6 टू 8 वालों के लिए। तो इन दोनों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक? चलिए, समझ गए ना? चलिए बात करेंगे प्रश्न की, करा कि कथन त्रुटियों के बारे में, त्रुटियों के बारे में सही कथन पूछा जा रहा है। चलिए, ए ऑप्शन करा कि त्रुटियां असफलता हैं, बी ऑप्शन त्रुटियां दंडनीय हैं, सी ऑप्शन त्रुटियां सीखने का संकेत हैं और डी ऑप्शन त्रुटियां रोकनी चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या 15 है और उत्तर आप बता दीजिए कौन सा सही होने वाला है। देखिए, त्रुटियां असफलता कभी भी नहीं होंगी क्योंकि त्रुटियों के द्वारा ही बालक सीखता है। ठीक है? तो त्रुटियां सकारात्मक रूप से आपको लेना पड़ेगा। ठीक? और बी ऑप्शन कर रहा है कि त्रुटियां दंडनीय हैं, बिल्कुल नहीं। त्रुटियां अगर बालक करता है तो आप उसे दंड नहीं देंगे, ये जानते रहिएगा। त्रुटियां जो है वो सीखने का संकेत है। ठीक है? यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि बालक त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है, गलतियों के माध्यम से ही सीखता है। साफ समझ जाइए आप। ठीक है? कोई भी नया कार्य करेगा बालक, तो वहाँ पर बालक गलतियाँ ज़रूर करेगा। इसलिए बालक त्रुटियों के माध्यम से सीखता है। आप लोग सी ऑप्शन को नोट करिए, इस ऑप्शन को सही मानिए। ठीक? चलिए,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न हमारा। प्रश्न में कहा रहा है कि भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग क्यों उपयोगी है? अब आपको ये प्रश्न बताना है कि भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग क्यों उपयोगी है? ए ऑप्शन कह रहा है समय बचाने के लिए। हमने आपसे पहले भी बताया था किसी भी ऐसे शब्द को, ऐसे कार्य को, ऐसे गतिविधि को आपको नहीं कराना जिसके द्वारा समय बचे और बालक सिर्फ मनोरंजन प्राप्त करे, ऐसा बिल्कुल नहीं कराना है। ठीक है? हमारा ए ऑप्शन गलत होगा, बी ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि मनोरंजन ही नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि बालक को सीखना भी चाहिए कुछ। मनोरंजन के लिए कार्य कुछ नहीं कराया जाएगा विद्यालय परिसर में, इतना जानते रहिएगा। ठीक? चलिए, सी ऑप्शन का रहा है कि संदर्भ युक्त भाषा इनपुट देने के लिए और परीक्षा तैयारी के लिए। तो कभी भी कहानी का उद्देश्य परीक्षा तैयारी के लिए आप नहीं मानेंगे। हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा? संदर्भ युक्त भाषा इनपुट देने के लिए। ठीक? प्रश्न संख्या 16 का जो होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न अगला। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा में प्रश्न पूछते समय प्रतीक्षा समय का अर्थ है। प्रतीक्षा समय, ये शब्द याद करिए, प्रतीक्षा समय का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्न दोहराना, बी ऑप्शन तुरंत उत्तर देना, सी ऑप्शन छात्रों को सोचने का समय देना और डी ऑप्शन प्रश्न लिखवाना। तो चलिए, कक्षा में अगर आप प्रश्न पूछते हैं और आप प्रतीक्षा करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से उत्तर सही होगा? चलिए, कमेंट करिए, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बता दीजिए जल्दी से। तुरंत बताइए, चलिए तुरंत। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, प्रश्न दोहराने की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने एक बार प्रश्न पूछ लिया तो अब समय प्रतीक्षा कर रहे हैं आप ना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत होगा। तुरंत उत्तर देना, तो अगर तुरंत उत्तर ही मिल जाएगा तो आप प्रतीक्षा किस लिए कर रहे हैं? इसलिए ये नेगेटिव है, हमारा प्रश्न लिखवाने की बात नहीं होगा। अगर आप प्रतीक्षा करें यानी कि छात्रों को सोचने का समय दे रहे हैं। ठीक? क्योंकि बालक सोचेगा प्रश्न का उत्तर तभी तो बालक बताए कि छोटा बच्चा थोड़ा तो समय लेगा ही। इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि शब्दावली विकास में सहायक है? ए ऑप्शन कह रहा है कि नकल लेखन, बी ऑप्शन शब्द खेल, सी ऑप्शन परिभाषा याद करना और डी ऑप्शन अनुच्छेद रटना। तो आपको पता होगा, रटना, लिखना, स्मरण करना ये सब नेगेटिव शब्द होते हैं, तो काटिए तुरंत। शब्दावली गतिविधि के विकास की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, रटना दिया गया है, याद करना दिया गया है, शब्द खेल और नकल लेखन। हमने आपसे बताया नकल लेखन भी गलत होता है। तो ये सब जो है निगेटिव शब्द हैं, इसे नोट करिए, अपने रफ कॉपी में नोट करिए। नकल लेखन निगेटिव होता है और परिभाषा याद करना निगेटिव होता है और अनुच्छेद रटने की बात देखिए, ये शब्द पकड़िए, रटना और याद करना। आगे कुछ भी हो या पीछे कुछ भी हो उससे आपको मतलब नहीं, जिस भी ऑप्शन में रटना होगा, याद करना होगा, वह पूरा का पूरा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, आप काट देना। ठीक? तो चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन, नोट करिए, बी ऑप्शन शब्द खेल होगा सही। ठीक? बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए? आपको बताना पड़ेगा कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि भय उत्पन्न करने वाला, बी ऑप्शन केवल अंक आधारित, सी ऑप्शन सीखने में सहायक और डी ऑप्शन तुलना आधारित। चलिए, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, फटाक से बताइए, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए? ठीक ठीक, चलिए। भय उत्पन्न करने वाला बिल्कुल नहीं। अगर आपको भय उत्पन्न उत्तर दे रहे हैं तो ये तो गलत है भाई साहब, क्योंकि मूल्यांकन अगर भय उत्पन्न करेगा तो बालक तो विकास समझ नहीं पाएंगे आप हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है? और केवल अंक आधारित होगा ये भी नहीं, तुलना आधारित नहीं करना, आपको सीखने में सहायक होना चाहिए। मूल्यांकन जो किया जाता है, बालक के सीखने की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सबसे बेस्ट होता है, ये आप जानते रहिएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नोट करिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, जितने लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हो एक बार लाइक करिए, आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि लाइक करिए एक बार। और चैनल पर पहली बार हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए,
क्योंकि सीटेट के लिए हमने एकदम से कमर कस लिया है। आपको इस बार 100 प्लस स्कोर दिलाना है तो दिलाना है। ठीक? चलिए थोड़ा-सा आप भी एफर्ट लगाइए, अतिरिक्त एफर्ट लगाइए, क्योंकि हमारे चाहने से, हमारे पढ़ाने से सिर्फ़ नहीं होने वाला, आपको कुछ अलग से पढ़ना भी पड़ेगा। ये जानते रहिएगा, हमें जो बोलना है साफ-साफ बोल दे रहे हैं, ठीक है? चलिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से ही पूरा हम 100 प्लस स्कोर कर देंगे, तो ये तो संभव नहीं है। आपको अलग से किताबों को पढ़ना पड़ेगा, अलग से नोट्स जो हो आपके पास उसे पढ़िए, अलग से प्रैक्टिस सेट आप खुद से हल करिए। समय कम है, इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी भी आपको किताबों की आवश्यकता लग रही है, तो यहाँ पर कुछ लिंक दिए होंगे किताबों को, वहाँ पर जाइए। आपको ऑनलाइन किताब मँगाने हो तो देखिए वहाँ पर 8-10 पुस्तकें आपके लिए सीटेट की दी गई हैं। आपको ऑनलाइन मँगाना तो मँगा लीजिए, नहीं तो चेक कर लीजिए, अगर आपको दुकान पर मिल रही है उसका स्क्रीनशॉट लेकर जाइए, इस दुकान पर ले लीजिए, लेकिन पढ़िए आप। हम अपने हर क्लास में आपको बता रहे हैं, अगर किताबों की आवश्यकता हो तो यहाँ से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर ना ऑनलाइन मंगाना हो तो जाकर दुकान से लीजिए। वहाँ पर हमें कमीशन नहीं मिलता, ठीक? लेकिन आपके लिए वहाँ पर लगा देते हैं। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। हम किसी बुक का प्रचार भी नहीं कर रहे हैं भाई साहब, हमारे हिसाब से ये बेस्ट बुकें हैं, इसलिए हमने 8-10 किताबों को वहाँ पर लगाया है, ताकि आप उसमें से चुन सकें कौन-सी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। जो बेस्ट लगे आपको वो ले लीजिए, ऑनलाइन लीजिए चाहे जाकर ऑफलाइन लीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए। चलिए, बात करेंगे प्रश्न की, तो कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन-सा है? आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नियम आधारित शिक्षण। बिल्कुल नहीं, नियम आधारित शिक्षण की बात कभी भी नहीं किया जाएगा। और रटंत विद्या, अभी मैंने बताया था ना कि रटने की बात भी नेगेटिव होता है। ए और बी तो पढ़ते समय कट गया। अब बताइए सी और डी में से कौन-सा उत्तर होगा? सी कह रहा है कि प्रयोग और संप्रेषण, और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता। जहाँ पर भी सिर्फ एक ही वस्तु पर निर्भरता की बात किया जाए, वह ऑप्शन हमारा नेगेटिव होता है। ये आप जानते रहिएगा। ठीक? तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? प्रयोग और संप्रेषण, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए ना? सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन सही करिए। और चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। ठीक? क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपके आज की क्लास में कितने प्रश्न सही हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि आपको डेली क्लास करना है, तो अब आपके जो प्रश्न संख्या है सुधार तो हुआ होगा, कितने सही हो रहे हैं, ठीक है? चलिए, फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक कर दीजिए, क्लास को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे क्लासेस देखना ना भूलें। ठीक? धन्यवाद।